वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर की इस क्लास में फर्स्ट पार्ट में हमारा टॉपिक चल रहा था प्रांतीय राज्यों का उदय, जिसमें हमने बंगाल, गुजरात और मालवा के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। उसके बाद जो महत्वपूर्ण राज्य था जिसका उदय हुआ वो था खानदेश। खानदेश की यदि लोकेशन हम देखें, ये मध्य भारत में अवस्थित है और फिरोज़ तुगलक के समय में ये दिल्ली का एक सूबा हुआ करता था, यानी दिल्ली सल्तनत के अधीन एक राज्य या एक प्रांत था या एक सूबा था। और फिरोज़ तुगलक के समय में ही मलिक राजा फारूकी खानदेश का सूबेदार नियुक्त हुआ था। फिरोज़ तुगलक द्वारा मलिक राजा फारूकी की योग्यता के आधार पर उसे खानदेश का सूबेदार नियुक्त किया गया था, किंतु फिरोज़ तुगलक की मृत्यु के बाद मलिक राजा फारूकी ने फिरोज़ तुगलक द्वारा उसको जो सूबेदारी का पद प्रदान किया था, उसके एहसान के बदले जब फिरोज़ तुगलक की मृत्यु हो गई तो उसके उत्तराधिकारी चूँकि योग्य नहीं थे और दिल्ली सल्तनत में चारों ओर अव्यवस्था फैल गई थी, इस स्थिति का लाभ उठाकर उसने फिरोज़ तुगलक की मृत्यु के बाद स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। इसके पश्चात मलिक राजा फारूकी के पश्चात 1309 ईस्वी में मलिक नासिर सुल्तान बना। उसके द्वारा असीरगढ़ को विजय किया गया। असीरगढ़ का प्रमुख किला भी है, आपने पहले कभी पढ़ा हो तो। और असीरगढ़ के किले को मलिक नासिर के द्वारा फतेह किया गया था या उसकी विजय की गई थी। इसके बाद अहमद शाह जो कि गुजरात का शासक था, उसके द्वारा मलिक नासिर को परास्त किया गया। यानी जो मलिक नासिर था उसके और गुजरात के शासक अहमद शाह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें मलिक नासिर परास्त हुआ। इसके बाद 1457 ईस्वी में आदिल खां द्वितीय खानदेश का शासक बना, जो बहुत ही योग्य, पराक्रमी, महत्वाकांक्षी और एक कुशल प्रशासक था। आप देखिए, अधिकांशतः हम ये देखते हैं कि ये जो नए राज्य उदित हुए थे, इन नए राज्यों में शासन व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन यदि हम आदिल खां द्वितीय के बारे में देखें तो आदिल खां द्वितीय जो था वो योग्य, पराक्रमी होने के साथ साथ एक कुशल प्रशासक भी था। यानी उसने खानदेश को एक अच्छी शासन व्यवस्था भी प्रदान की थी। 1501 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु हुई तो उसके बाद दाऊद शासक बना। दाऊद के बाद 1508 ईस्वी में गाजी खां मात्र एक सप्ताह के लिए शासक बना। एक सप्ताह के लिए शासक इसलिए बना क्योंकि इसे विष दे करके मार दिया गया था। और यहाँ स्थिति ये उत्पन्न हो गई थी खानदेश में कि गुजरात के अधीन जो आदिल खां द्वितीय के बाद के जो उत्तराधिकारी थे, उन्होंने गुजरात राज्य की अधीनता को स्वीकार करते हुए उनके अधीन रहते हुए शासन किया था। तो गुजरात की अधीनता जो है वो खानदेश के द्वारा स्वीकार कर ली गई थी। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण राज्य था वो था कश्मीर। आप सभी जानते हैं भारत का स्वर्ग है और आज भी कश्मीर जो है वो भारत पाकिस्तान के बीच विवाद का एक प्रमुख कारण माना जाता है, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य है, अच्छी जलवायु है और इस दृष्टि से कश्मीर जितनी इम्पोर्टेंस आज रखता है, मध्यकाल में भी कश्मीर की इम्पोर्टेंस कम नहीं थी। यहाँ पर हिंदू वंश का शासन था, किंतु 1420 ईस्वी में जैनुल आबदीन कश्मीर का शासक बना, जो बहुत ही उदार और धार्मिक सहिष्णु था। और संभवतः यही कारण है कि जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अकबर के बारे में यदि आपने पहले कभी पढ़ा हो तो अकबर के द्वारा धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन सर्वप्रथम किया गया था। जितने भी भारत में मुस्लिम शासक हुए हैं
उन सारे मुस्लिम शासकों में अकबर ने ही पूर्णतः धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया था। ठीक इसी प्रकार से आप देखिए जो जैनुल आबदीन था उसने भी धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया था। और हिंदुओं से लिया जाने वाला जो प्रमुख कर है जिसे घृणित कर के रूप में जाना जाता है वो था जजिया कर। तो जैनुल आबदीन के द्वारा जो जजिया कर था उसको हटा दिया गया था और संभवतः अपने इन्हीं कार्यों के कारण उसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। साथ ही साथ आप देखिए वह एक महान विद्वान भी था और कश्मीरी भाषा के साथ साथ फारसी, हिंदी, तिब्बती भाषाओं का भी वह विद्वान था। उसी के द्वारा महाभारत और आप इसको नोट करेंगे, महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया गया था। महाभारत जिसके लेखक आप जानते हैं महर्षि वेदव्यास थे और राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखी गई थी जो कश्मीर का इतिहास जानने में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसके बाद जैनुल आबदीन के बाद 1540 ईस्वी में हुमायूं का एक संबंधी था मिर्ज़ा हैदर। मिर्ज़ा हैदर के द्वारा कश्मीर पर अधिकार कर लिया गया। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि कश्मीर दिल्ली सल्तनत के आधिपत्य से अधिकांशतया मुक्त रहा था। दूसरे शब्दों में कश्मीर की स्थिति जो थी वो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में थी। किंतु 1586 ईस्वी में मुग़ल बादशाह अकबर के द्वारा कश्मीर का दिल्ली में विलय कर लिया गया था, क्योंकि आप जानते हैं जैसे अकबर को महान शासकों की श्रेणी में रखा जाता है और उसके समय में मुग़ल साम्राज्य की सीमाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में फैल गई थी। तो कश्मीर का राज्य जो था, जो अभी तक दिल्ली सल्तनत के सीमाओं से परे था, अब उसका विलय कर लिया गया था। कश्मीर के बाद जो नेक्स्ट हमारा नवोदित राज्य था वो था जौनपुर। आपको याद होगा फ़िरोज़ तुगलक के द्वारा कुछ नए नगर बसाए गए थे जैसे फ़तेहाबाद, फ़िरोज़ाबाद। उसी प्रकार से जौनपुर का राज्य जो नगर जो है वो भी फ़िरोज़ तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। 1359-60 ईस्वी में ये राज्य जो है वो स्वतंत्र हो गया था और इस स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था मलिक सरवर, जो 1389 ईस्वी में अपनी योग्यता के कारण दिल्ली सल्तनत का वज़ीर नियुक्त हुआ था, यानी उसे वज़ीर के पद पर नियुक्त किया गया था। सुल्तान महमूद द्वारा उसे मलिक उस शर्क, इसको आप याद रखिएगा, सुल्तान महमूद के द्वारा मलिक उस शर्क की उपाधि, मलिक उस शर्क से अभिप्राय है पूर्व का स्वामी, मलिक उस शर्क की उपाधि उसे प्रदान की गई थी। मलिक सरवर का वंश जो है वो शर्की वंश के नाम से जाना जाता है। ये कई बार देखिए क्वेश्चन आता भी है, अभी आपके विकल्प या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा जाता है जौनपुर में किस वंश का शासन था, तो शर्की वंश का संबंध है जौनपुर से। मलिक सरवर के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह सुल्तान बना। 1402 ईस्वी में इब्राहिम शाह शर्की इस वंश का यानी शर्की वंश का सबसे महानतम शासक हुआ और इसके समय में जो जौनपुर है वो सांस्कृतिक दृष्टि से काफ़ी उन्नति के शिखर पर पहुंच गया था। या इब्राहिम शाह शर्की के समय में जौनपुर सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया था। 1440 ईस्वी में महमूद शाह सुल्तान बना और दिल्ली और जौनपुर के बीच जो प्रतिद्वंदिता थी, क्योंकि जौनपुर अब दिल्ली से अपने आप को स्वतंत्र कर चुका था, तो दिल्ली और जौनपुर के बीच जो प्रतिद्वंदिता थी उसमें और अधिक वृद्धि होती चली गई। और इसके बाद लोदी वंश के शासक बहलोल लोदी द्वारा दिल्ली में जौनपुर का विलय कर लिया गया था। 1479 ईस्वी में जो इसका पुत्र था इब्राहिम शर्की का, बारबक शाह को इसका पुत्र था बहलोल लोदी का, बारबक शाह, उसे जौनपुर का भार सौंप दिया गया था। इस तरह से जौनपुर जो है वो भी
अपनी स्वतंत्रता को लंबे समय तक नहीं बना रख सका था और बाद में यह दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया था। इसके बाद हम बात करते हैं अन्य राज्य था सिंध और मुल्तान। आपको याद होगा जो 712 ईस्वी में हमारे यहाँ पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का। याद रखिएगा 712 ईस्वी में पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का। उसके आक्रमण के समय तक सिंध पर हिंदू शासक का राज्य था और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के इसी हिंदू शासक को परास्त किया था। इसके पश्चात जब महमूद गजनवी ने आक्रमण करे तो इसे अपने राज्य में मिला लिया था। मोहम्मद गौरी इल्तुतमिश ने भी सिंध पर अपनी विजय पताका फहराई थी, किंतु दुर्भाग्य ये है कि कोई भी अपना अधिकार सिंध पर स्थायी रूप से स्थापित नहीं कर पाया था और ये प्रदेश पर जो सुमड़ा, जिससे सुमरा भी कहा जाता है, सुमड़ा राजपूत या सुमरा राजपूतों ने इस प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया था और साथ ही साथ उन्होंने इस्लाम को भी स्वीकार कर लिया था। याद रखिएगा सिंध पर सुमड़ा या सुमरा राजपूतों ने अधिकार स्थापित किया था और बाद में उन्होंने इस्लाम ग्रहण कर लिया था। यद्यपि हम देखें फिरोज तुगलक ने उन्हें अपने अधीन किया था, किंतु तैमूर के आक्रमण के समय में जो सिंध प्रांत था वो दिल्ली से अलग हो गया था। बाबर जो कि एक महान आक्रांता था, बाबर के समय में कंधार पर भी अधिकार स्थापित करके उसे अपने जो साम्राज्य है उस साम्राज्य के अधीन किया गया था और यहाँ का शासक था शाह बेग, उसको बाबर के द्वारा परास्त कर दिया था। सिंध और मुल्तान में सदैव संघर्ष की स्थिति रहती थी और यहाँ शाह हुसैन द्वारा मुल्तान को विजय किया गया था या मुल्तान को विजित किया गया था। तो इस दृष्टि से सिंध और मुल्तान जो है वो दोनों राज्य भी मुस्लिम आक्रांताओं के समय में राजनीतिक दृष्टि से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट राज्य था मेवाड़, मारवाड़ और आमेर। तीनों का संबंध राजस्थान से है और राजस्थान हिस्ट्री में आपने इनको डिटेल में पढ़ा है। मारवाड़ में जैसे राठौड़ वंश, आमेर में कछवा वंश, मेवाड़ में सिसोदिया वंश, गुहिल वंश, ये आप पढ़ चुके हैं। तो कृपया अपने फर्स्ट ईयर के जो नोट्स हैं उनको पुनः उठा करके मेवाड़, मारवाड़ और आमेर से संबंधित डिटेल्स जो आपके पास हैं उनको आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट है हमारा उड़ीसा। पहला शक्तिशाली शासक जो था उड़ीसा का वो था अनंत वर्मन और इसी के द्वारा पुरी का जो प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था। आपने पढ़ा था फिरोज तुगलक के समय में, जब फिरोज तुगलक ने बंगाल के विरुद्ध अभियान किया था तो उसके द्वारा जगन्नाथ मंदिर को क्षत विक्षत किया था या जगन्नाथ मंदिर को क्षति पहुंचाई गई थी। उसी जगन्नाथ मंदिर का निर्माण उड़ीसा के हिंदू शासक अनंत वर्मन द्वारा कराया गया था। इसका उत्तराधिकारी था नरसिंह, जिसने तुर्कों से राज्य की रक्षा की थी, यानी तुर्कों के विरुद्ध इसने निरंतर संघर्ष किया था और उड़ीसा राज्य को सुरक्षित रखने के भरसक प्रयास नरसिंह के द्वारा किए गए थे। उड़ीसा में कपिलेंद्र नामक शासक के द्वारा नए राजवंश की स्थापना की गई। 1407 ईस्वी में पुरुषोत्तम कपिलेंद्र का उत्तराधिकारी बना और 1497 ईस्वी में प्रताप रुद्र शासक बना और प्रताप रुद्र के द्वारा आपने भक्ति मूवमेंट पढ़ा है फर्स्ट ईयर में। भक्ति मूवमेंट के प्रसिद्ध संत थे चैतन्य महाप्रभु, जिनका संबंध बंगाल से था। तो प्रताप रुद्र देव के द्वारा चैतन्य महाप्रभु का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया गया था या प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बन गए थे। और गोलकुंडा का आक्रमण हुआ, क्योंकि जब प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बन गए थे तो उनका अधिकांश समय जो था वो भजन सत्संग में निकलता था और राज्य की सुरक्षा की ओर उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया था। और इसी स्थिति का लाभ उठा करके गोलकुंडा
जो कि दक्षिण का राज्य था, बहमनी राज्य था। आगे हम पढ़ेंगे बहमनी और विजयनगर। तो उसके 5 भाग हो गए थे, जिसमें गोलकुंडा भी उसका एक राज्य था और गोलकुंडा के द्वारा उड़ीसा पर आक्रमण किया गया था प्रताप रुद्रदेव के शासनकाल में। 1568 ईस्वी में बंगाल द्वारा उड़ीसा को विजित कर लिया गया और उड़ीसा का बंगाल में विलय कर लिया गया। इसके बाद है कामरूप। कामरूप को यदि हम प्राचीन समय में देखें, कामरूप कामत के नाम से जाना जाता था। इसकी देखें स्थिति हम पूर्व में जो है अहोमों का राज्य था। अहोम जो है वो आसाम के शासक थे और पश्चिम में इसके बंगाल का एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य था। 15वीं सदी में खैन वंश का यहाँ अधिकार हो गया था कामरूप के ऊपर और 1498 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह इस वंश का अंतिम, जो खैन वंश था उसका अंतिम सुल्तान हुआ था। नर नारायण योग्यतम शासक हुआ कामरूप का और इसी के समय में आपसी गृह कलह उत्पन्न हो गई, जिससे कामरूप की सीमाएं जो हैं वो आसाम के द्वारा हड़प कर ली गई थी। इसके बाद आसाम का राज्य था और आसाम के राज्य पर आप देखिए बहुत लंबी ड्यूरेशन थी, लगभग 600 साल तक आसाम के ऊपर अहोमों ने शासन किया था। और इसमें भी यदि हम स्थिति देखें, बंगाल के सुल्तान जो है वो पूर्व की ओर से बढ़ कर के इस राज्य की सीमाओं में को हस्तगत करना चाहते थे। दूसरी ओर अहोम जो थे वो कामरूप के और अपनी सीमाएं बढ़ा रहे थे और उसकी काफ़ी सीमाओं को हड़प भी कर लिया गया था। इस तरह से आप देखिए कामरूप को भी और आसाम को भी निरंतर बंगाल की ओर से असुरक्षा होती रही थी और अंततः आसाम का राज्य जो है उसको उसकी जो स्वतंत्रता थी उस स्वतंत्रता को जो अहोम थे उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक बरकरार रखा था। आज की क्लास में इतना ही। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग विजयनगर और बहमनी राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जो दक्षिण में इन दोनों राज्यों की स्थापना हुई थी। बहमनी मुस्लिम राज्य था और विजयनगर हिंदू राज्य था। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।